ये जो राधाचरण सेठ है, दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक ये आरा रेलवे स्टेशन, जो भोजपुर जिला में है, आरा रेलवे स्टेशन के सामने एक जलेबियों की दुकान चलाता था और बैठ के जलेबियां छानता था। और आज की तारीख में ये जो राधाचरण सेठ है, ये करोड़ों का नहीं समझिए कि अरबों का मालिक है। मतलब संदिग्ध ढंग से इसकी कमाई है। सीधे शब्दों में कहूँ कि इसकी जो कमाई है वो बहुत संदिग्ध है। कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जलेबियां छान के कोई अरबपति नहीं बनता। जलेबियां छानने से इतना पैसा रहता तो मैं भी जलेबियां छानना शुरू कर देता। पटना की रूपसपुर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, जो मादक द्रव्य होता है, हेरोइन जिसको कहते हैं, हेरोइन, उस मादक द्रव्य के साथ पकड़ा था। और इसी से दर्शक समझें कि ये मादक द्रव्य कितना मतलब महंगा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलो हेरोइन की कीमत समझिए 2 करोड़ के आसपास होती है। इतना महंगा ये मादक द्रव्य होता है, ये ड्रग होता है। उसके बाद जिन लोग को पकड़ा गया और उसका तो पुलिस की छानबीन शुरू हुई, तहकीकात शुरू हुई, तो उसमें राधाचरण सेठ का नाम आया। और ये बात आई कि राधाचरण सेठ ही मतलब उस गिरोह का आप कह सकते हैं कि किंग पिन है, सूत्रधार है। राधाचरण सेठ ने पलटू राम की मदद ली, मुख्यमंत्री की, और पलटू राम के आदेश पर पुलिस ने उस मामले को मतलब समझिए रफा दफा कर दिया। पलटू राम से इसकी करीबी इतनी बढ़ गई कि अब ये जेडीयू का एमएलसी बन गया है। अब इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पलटू राम कल को इसको अपने कैबिनेट में मंत्री बना दे। उनके अंतरंग संबंध है गब्बू सिंह के साथ, तो उसी गब्बू सिंह की कड़ी में अब एक राधाचरण सेठ आ गए हैं। तो ठीक है, ये बात सही है कि इसमें राजनीति से प्रेरित हो सकता है, ये है छापेमारी और शायद है ही, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि राधाचरण सेठ को हम दूध का धुला हुआ मान लें, क्योंकि वो बहुत विवादित व्यक्ति है और इसकी जांच होनी चाहिए कि जलेबी छानने वाला आदमी आज करोड़ों अरबों का मालिक कैसे बना हुआ है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आज सुबह सुबह यह खबर निकलकर सामने आई कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। उनके पैतृक आवास पर भी, पटना में भी, और उनके करीबियों के घरों पर भी आईटी की आखिरकार रेड क्यों पड़ी, क्या है उनकी कहानी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास मौजूद हैं। खबर तो आपने सुनी ही जी, और बहुत कुछ कयास भी लोग लगा रहे हैं। अब कयास क्या लग रहा है मुझे अभी नहीं पता, लेकिन हाँ ये तो खबर है ही, पक्की खबर है कि सुबह से ही जो जेडीयू के एमएलसी है, विधान पार्षद राधाचरण सेठ, इसके ठिकानों पर इनकम टैक्स के रेड पड़ रहे हैं, आयकर के छापे पड़ रहे हैं। अब मैं दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताऊं, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। ये जो राधाचरण सेठ है, दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक ये आरा रेलवे स्टेशन, जो भोजपुर जिला में है, आरा रेलवे स्टेशन के सामने एक जलेबियों की दुकान चलाता था और बैठ के जलेबियां छानता था। और आज की तारीख में ये जो राधाचरण सेठ है, ये करोड़ों का नहीं समझिए कि अरबों का मालिक है। अकूत संपत्ति जिसको कहते हैं, अकूत संपत्ति है इसके पास। और अब तो ये जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी है उसमें एमएलसी बना हुआ है। अब देखिए इसका जो बहुत मतलब संदिग्ध ढंग से इसकी कमाई है। सीधे शब्दों में कहूँ कि इसकी जो कमाई है वो बहुत संदिग्ध है। कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जलेबियां छान के कोई अरबपति नहीं बनता। जलेबियां छानने से इतना पैसा रहता तो मैं भी जलेबियां छानना शुरू कर देता। तो इसके कुछ ये है, उस पर एक बड़ी बात जो आई थी, मैं दर्शकों से साझा करूँ कि 28 जुलाई 2014 को, मतलब आज से 7-8 साल हो गए, पटना की रूपसपुर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, जो मादक द्रव्य होता है, हेरोइन जिसको कहते हैं, हेरोइन, उस मादक द्रव्य के साथ पकड़ा था। और इसी से दर्शक समझें कि ये मादक द्रव्य कितना मतलब महंगा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलो हेरोइन की कीमत समझिए 2 करोड़ के आसपास होती है। इतना महंगा ये मादक द्रव्य होता है, ये ड्रग होता है। उसके बाद जिन लोग को पकड़ा गया और उसका तो पुलिस की छानबीन शुरू हुई, तहकीकात शुरू हुई, तो उसमें राधाचरण सेठ का नाम आया। और ये बात आई कि राधाचरण सेठ ही मतलब उस गिरोह का आप कह सकते हैं कि किंग पिन है, सूत्रधार है। लेकिन आप देखिए जो माफिया होता है उसकी तो पहुंच बहुत रहती है, सत्ता के गलियारों में रहती है। तो राधाचरण सेठ ने पलटू राम की मदद ली, मुख्यमंत्री की, और पलटू राम के आदेश पर पुलिस ने उस मामले को मतलब समझिए रफा दफा कर दिया, उसकी लिपापोती कर दी गई। जबकि राधाचरण सेठ उस मामले में भागा भी रहा था, पुलिस पीछा कर रही थी और ये भागा रहा था।
और उसके बाद तो पलटू राम से इसकी करीबी इतनी बढ़ गई कि अब ये जेडीयू का एमएलसी बन गया है। अब इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पलटू राम कल को इसको अपने कैबिनेट में मंत्री बना दे, हो सकता है समाज कल्याण विभाग ही इनको दे दे। तो देखिए, संक्षेप में यही है कि यही जो माफिया है, बिहार का दुर्भाग्य है, यही लोग माफिया मतलब किंग मेकर बन गए हैं, सत्ता के गलियारों में घुस गए हैं और आम आदमी पर, शरीफ आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और ये माफिया की हुकूमत है। तो ऐसे तो नीतीश बाबू से कोई शर्म हया की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन उनमें जरा भी नैतिकता बची हो, क्योंकि बहुत सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, तो उनको तत्काल राधाचरण सेठ को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी वर्तमान में ये जेडीयू के एमएलसी हैं, लेकिन कहानी इनकी थोड़ी और भी पुरानी बताई जाती है। कहा जाता है कि एक समय था जब लालू यादव की हुकूमत जब बिहार के प्रदेश पर चलती थी, उस दौरान भी इनको लगा कि किसी सत्ताधारी दल का साया जरूरी है, तो वो उनके साथ भी संगत में थे। और पिछली बार जब 2015-16 के आसपास ये एमएलसी का चुनाव जीते थे तो आरजेडी के टिकट पर ही जीते थे। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये आरजेडी से भी रह चुके थे। देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं तो मतलब माफिया किस्म के लोग, एक्चुअली इनकी कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता तो रहती नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध है कि मैं वामपंथी हूँ, दक्षिणपंथी हूँ। ये लोग बुनियादी तौर पर अवसरवादी रहते हैं, मौका परस्त रहते हैं, और जिस पार्टी के माध्यम से इनको लगता है कि मेरी गोटी लाल हो जाएगी, उस पार्टी में ये शामिल हो जाते हैं। और अब तो देखिए ये हालत हो गई है भारतीय राजनीति की, मतलब ये दुर्दशा कह लीजिए कि बहुत जगह तो टिकट अब बिकने लगे हैं, है ना। खुलेआम जैसे बाजार में आप आलू बैगन भिंडी की बिक्री होती है, वैसे राज्यसभा के टिकट, एमएलसी के टिकट बेचे जाते हैं। और ये जो माफिया वाले रहते हैं, इनके पास अकूत दौलत रहती है, तो ये लोग कुछ करोड़ रुपया देके, 5 करोड़ देके, 10 करोड़ देके, है ना, ये लोग टिकट खरीद लेते हैं। और जब ये राज्यसभा में चले जाता, को याद होगा, दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि विजय माल्या जो 5,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया हिंदुस्तान का, वो भी एक समय राज्यसभा का माननीय सदस्य था, ऑनरेबल एमपी था। उसने मतलब भगोड़ा होने के पहले उसने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उस समय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनसे मुलाकात की थी। तो ये इस देश के लोकतंत्र का हाल हो गया है। तो ऐसे ऐसे लोग जाते हैं और राज्यसभा में चले जाने के बाद या विधान परिषद में जाने के बाद एक तरह से इनकी एक थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सफ़ेद पोश बन जाते हैं, है ना। पुलिस भी इन पर हाथ डालने के पहले 4 बार सोचती है और लोगों को डर लगता रहता है कि आज एमएलसी है, एमपी है, कल को मिनिस्टर ना बन जाए, परसों के सीएम ना बन जाए। तो यही माफिया राज है और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से ये एमएलसी निर्वाचित हुए थे राधाचरण सेठ। पिछली बार जब चुनाव जीते थे 2015-16 के आसपास, तब इन्होंने बाहुबली सुनील पांडे के भाई है हुलास पांडे, उनको हराया था। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पैसे और बाहुबल में भी ये कमजोर नहीं है। वही कहना। देखिए, पूरी जो राजनीति है बिहार के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो ये पूरी राजनीति जो है ये संदूक और बंदूक की राजनीति हो गई है। संदूक मतलब आपके पास कितना ज्यादा धनबल है, कितना आपके पास मनी पावर है, और बंदूक की राजनीति समझिए वही बाहुबल की राजनीति हो गई। आपने हुलास पांडे की बात की, हुलास पांडे, मैंने तो बाकायदा लिखित रूप में सीबीआई को सूचित किया है कि हुलास पांडे ने रणवीर सेना के सरगना परमेश्वर मुखिया की हत्या कराई थी। अच्छा, हाँ, ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, आपके चैनल पर बता दूं। और बाकायदा सीबीआई के डीएसपी ने आकर मेरा बयान दर्ज किया है, 1-2 साल पहले की बात है। तो वो तो हुलास पांडे हो गए आपके, उनके भाई सुनील पांडे भी बाहुबली ही हैं, और ये लोग मतलब बाहुबल वाले हैं तो कोई धनबल वाला है। तो ये पूरी राजनीति पर मैंने कहा ना कि संदूक और बंदूक की राजनीति है, और वही संदूक और बंदूक राजनीति पर हावी हो गया। इसमें शरीफ आदमी का समझिए कोई गुजारा ही नहीं है। जी, तो बिहार में आजकल सीबीआई आईटी की रेड भी आम बात हो गई है। कभी विरोधी पक्ष के नेताओं के यहाँ तो आजकल लगते ही हैं। अब जेडीयू एमएलसी पर भी छापेमारी चल रही है, तो वो लोग कहेंगे कि सत्ता से निकाल दिया हमने बीजेपी को, तो ये लोग हमारे यहाँ छापेमारी करवा रहे हैं। देखिए, इस बात में कुछ सच्चाई भी है। ये जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये सब बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की मतलब समझिए कि पालतू एजेंसियां हैं। अगर आज ही के तारीख में राधाचरण से भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसको वरिष्ठ राम भक्त घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है राम मंदिर का पुजारी भी नियुक्त कर दिया जाए, और हो सकता है केंद्र की सरकार में भी शामिल हो जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इनके जो छापे होते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं।
जैसे आज गौतम अडानी का इतना बड़ा महाघोटाला सामने आया है, अरबों खरबों का, लेकिन ना ईडी अडानी से पूछताछ करने जा रही है, ना सीबीआई पूछताछ करने जा रही है, ना आईटी इनकम टैक्स विभाग की औकात है अडानी से पूछताछ करने की, क्योंकि अडानी की पैठ सत्ता की गलियारों में, केंद्र में है। तो इसलिए इस बात में थोड़ी सच्चाई है। अभी जैसे मैं याद दिलाऊं दर्शकों को कि अभी कुछ महीने पहले एक पटना के होटल व्यवसायी है गब्बू सिंह, है ना, गब्बू सिंह रिपब्लिक होटल का शायद मालिक है। गब्बू सिंह के भी कई ठिकानों पर ऐसे ही इनकम टैक्स की छापामारी हुई थी, और ये बात भी उस समय आई थी कि गब्बू सिंह की भी मतलब पैठ है और जदयू के बड़े नेताओं के साथ उसके बहुत मतलब अंतरंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये तो आप ही कह रहे हैं, मैंने लोग कहते हैं, खबरें हैं। हाँ, खबरें हैं। तो जदयू के बड़े नेताओं के साथ उनके अंतरंग संबंध है गब्बू सिंह के साथ। तो उसी गब्बू सिंह की कड़ी में अब एक राधाचरण सेठ आ गए हैं। तो ठीक है, ये बात सही है कि इसमें राजनीति से प्रेरित हो सकता है, ये है छापेमारी, और शायद है ही, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि राधाचरण सेठ को हम दूध का धुला हुआ मान लें, क्योंकि वो बहुत विवादित व्यक्ति है और इसकी जांच होनी चाहिए कि जलेबी छानने वाला आदमी आज करोड़ों अरबों का मालिक कैसे बना हुआ है। आपने 2014 की बात की थी, उस दौरान जो इनके पीछे पुलिस ऑफिसर लगे थे उनका नाम मनु महाराज था। जी जी। तो ये केस जो है अब कहाँ पहुंचा, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए, मुझे बहुत, आपने सही कहा, ये जो मनु महाराज का आपने नाम लिया वो उसमें सीनियर एसपी था पटना का, और आपने सही कहा कि वो उस समय काफी सक्रिय दिखाई दिए थे। और फिर क्या हुआ, जैसा जो मुझे खबर है, जो दर्शकों से मैं साझा कर रहा हूँ, कि पलटू राम के राजनीतिक दबाव के बाद केस की लिपापोती हुई, रफा दफा किया गया। ऐसे तो आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, उसके तहत कोई पूछ सकता है रूपसपुर थाने से भी या सीनियर एसपी पटना के कार्यालय से भी कि भाई रूपसपुर के उस कांड का क्या फलाफल हुआ, है ना, जिस कांड में राधाचरण सेठ पर जांच हुई थी और इस हीरोइन तस्करी की बातें आई तो उसी दौरान उन्होंने आरजेडी छोड़कर जेडीयू में भी वो चले गए थे। ये भी कहानी देखिए, टाइमिंग देखिए, आपको खुद बहुत सारी जानकारियां हैं। तो यही खेल हो रहा है बिहार में। अब क्या होगा इसमें भी फिर वही रटी रटाई बातें होंगी। इसमें भाजपा वाले कहेंगे कि देखिए नैतिक पतन हो गया, जदयू वाले कहेंगे ये राजनीति से प्रेरित है, और सब कुछ वही होगा। इनकम टैक्स विभाग वाले कुछ चोरी तो हो सकता है पकड़ ले इनकम टैक्स की, लेकिन इस तरह के माफिया जो बढ़ते जा रहे हैं आगे, पूरे देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत चिंताजनक बात है। आपने मादक पदार्थों की बात की थी, और ये एक आम अब चर्चा बिहार में छिड़ी है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, मादक पदार्थों का सेवन जो है वो और ज्यादा मात्रा में लोग करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, शराबबंदी का एक मतलब आप कह सकते हैं कि दुष्परिणाम है, उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि शराब को तो आपने मान लीजिए बंद कर दिया, ऐसे तो शराब भी चालू ही है, लेकिन मान लीजिए आपने कागज पर बंद कर दिया कि शराबबंदी हो गई, तो लेकिन बाकी भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, मादक द्रव्य हैं, जैसे हेरोइन है, बंद तो ये सब भी है, लेकिन ये हो वही हमने कहा ना, क्योंकि सिस्टम में भ्रष्टाचार है, इससे ये प्रतिबंधित ड्रग्स है। हेरोइन है, मारिजुआना है, ब्राउन शुगर है, LSD है, कोकीन है, इनका भी होता है। अब मैं आपको पंजाब के बारे में बताऊं, हिंदुस्तान का ही एक राज्य है पंजाब में बड़े बड़े नेताओं ने ड्रग माफिया चलाया। वहाँ पंजाब की जो युवा पीढ़ी है बिल्कुल बर्बाद हो गई है। उस पर एक हिंदी फिल्म 1-2 साल पहले बनी थी, उड़ता पंजाब, पूरा पंजाब ही उड़ता है ड्रग्स के नशे में। तो ये लोग तो अब उड़ता बिहार बनाने की तैयारी हो रही है। और ड्रग्स की चपेट में देखिए क्या होता है, ड्रग्स का सेवन मेनली तो युवा पीढ़ी करती है, ना कोई छोटा बच्चा करता है, ना कोई बहुत बूढ़ा आदमी करता है। युवा पीढ़ी जो कि मतलब समाज का सबसे जो ऊर्जावान हिस्सा होता है, और उस युवा पीढ़ी को यदि आप ड्रग्स की चपेट में लाके बर्बाद कर देते हैं तो फिर क्या भविष्य रह जाएगा। तो आप मानते हैं कि जो अभी जेडीयू में सक्रिय नेता है MLC के पद पर, वो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं? हाँ, इसकी बहुत ज्यादा मतलब, इसलिए मैं कहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी दल में है, पलटू राम से सटे हुए हैं, पलटू राम के दुल्हनवा हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पलटू राम के ATM है, तो उन पर तो मतलब पुलिस की बहुत नजर इनायत रहेगी, पुलिस उन पर कड़ाई नहीं करेगी, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और बहुत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, और ये पता लगाना चाहिए कि आज की तारीख में बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी के पास 2 जून का खाना नहीं है, दाल भात चोखा पर संकट है, और ये लोग अरबों खरबों में खेल रहे हैं, जो खुद को जन सेवक कहते हैं। यदि आप राधाचरण सेठ से आज बात करने जाइए तो वो कहेंगे कि नहीं, मैं तो राजनीति में जनता की सेवा के लिए आया हूँ। भाई, ये कौन सी सेवा है कि जनता भूखी है और आप अरबों में खेल रहे हैं, ये कौन सी सेवा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज सुबह सुबह ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि जेडीयू के जो वर्तमान में MLC हैं, स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से चुनकर
वो पहुंचे हैं आरा बक्सर क्षेत्र से। नाम राधाचरण सेठ है, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स की रेड उनके कई ठिकानों पर चल रही है, चाहे पटना हो या उनका अपना पैतृक आवास हो, वहां पर भी उनके जो दोस्त यार हैं उनके यहाँ भी ठिकाना चल रहा है, जो छापेमारी है उनके ठिकानों पर चल रही है। और देखिए, जैसा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने बताया भी कि इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। एक रेलवे स्टेशन पर जलेबी छानने से लेकर हेरोइन तक की कहानी इनकी है और एक पत्रिका भी इस पर छपी हुई थी, लेकिन उस मामले का क्या हुआ और कहां वो फंस गया ये अब तक किसी को कुछ पता नहीं। और देखना होगा कि अभी जो छापेमारी चल रही है उसका क्या कुछ परिणाम निकलता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।